हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। उसका आज हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 7। आज हमें कौन सा लेक्चर पढ़ना है? लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 के अंदर आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रोटीन होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है, जिसका मतलब होता है वो प्रोटीन होता है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर। वो अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है। तो हम लिखी प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर किसका? अमीनो एसिड का। तो हम लिखें कंटेनिंग 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 स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड कैसे कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की चेन होती है, वो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से मिलते हैं तो प्रोटीन फॉर्म होता है। जो अमीनो एसिड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक ही तरह के अमीनो एसिड बार बार रिपीट नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है, जिसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है। जैसे अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। तो हम लिखें मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं NaCl, उसके बाद हम लिख सकते हैं MgCl2। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं 2 डायमेंशनल व्यू। क्या देखते हैं? 2 डायमेंशनल व्यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 2 डायमेंशनल व्यू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं बेंजीन। क्या लिख सकते हैं हम? बेंजीन। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये है बेंजीन। दूसरा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं नेप्थेलीन। जैसे नेप्थेलीन। नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर हम बना लें। नेप्थेलीन हमने बनाना है, तो ये नेप्थेलीन का स्ट्रक्चर है, तो हम लिख लें ये नेप्थेलीन है। नेप्थेलीन, तो जिसका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H6। और जबकि नेप्थेलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C10H8। C10H8। ये क्या है? केमिकल फार्मूला भी हम इसे कह सकते हैं। तो हमने देखा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे स्टडी करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 डायमेंशनल व्यू देखा है। उसके बाद हमें देखना है जो फिजिसिस्ट होते हैं वो 3 डायमेंशनल व्यू के ऊपर बात करते हैं। 3 डायमेंशनल व्यू के ऊपर बात करते हैं जो फिजिसिस्ट होते हैं। तो हम लिखें फिजिसिस्ट 3 डायमेंशनल व्यू। 3 डायमेंशनल व्यू 3 डायमेंशनल व्यू के ऊपर बात करते हैं, जबकि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो 4 डायमेंशनल व्यू डिस्क्राइब करते हैं। तो हम लिखें डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर 4 लेवल्स। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो 4 लेवल प्रोटीन का भी डिस्क्राइब करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसका 4th लेवल भी डिस्क्राइब करते हैं। अब हमें देखना है जो प्रोटीन होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो हम लिखें द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। द
The sequence of amino acid, the sequence of amino acids, the positional, the positional information, the positional information in a protein, in a protein which is first amino acid, which is first amino acid, which is first amino acid, which is second, which is second, and so on, and so on, is called, is called the primary structure, structure of a protein. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो क्या बताता है, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। तो हम प्रोटीन के देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट अमाइनो एसिड है, कौन सा सेकंड अमाइनो एसिड है, कौन सा थर्ड अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे बताया है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज़ अ फर्स्ट अमाइनो एसिड, which is second amino acid and so on is called the primary structure of a protein। तो ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। क्या बनाया है, प्राइमरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। क्या है ये, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन है। उसके बाद हमें लिखना है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, अ प्रोटीन इज, अ प्रोटीन इज imagined, imagined as a line, as a line, the left end represented, the left end represented, the left end represented by the first amino acid, by the first amino acid, first amino acid, and the right end, and the right end represented, right end represented by the last amino acid, by the last amino acid। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेफ्ट एंड हो गया और ये राइट एंड हो गया। जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड को शो करता है, जबकि राइट एंड होता है वो लास्ट अमाइनो एसिड को शो करता है। सिर्फ यहीं इतना ही बताया है। जैसे अ प्रोटीन इज़ इमेजाइंड एज अ लाइन, जो प्रोटीन होता है वो लाइन की तरह हम इमेजाइन कर सकते हैं। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राइट एंड होता है, जो राइट एंड होता है वो लास्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे द फर्स्ट अमाइनो एसिड, द फर्स्ट अमाइनो एसिड, द फर्स्ट अमाइनो एसिड is also called, is also called, the first amino acid is also called as N-terminal amino acid, N-terminal, N-terminal amino acid। The first amino acid is also called as N-terminal amino acid। The last amino acid, the last amino acid, the last amino acid is
called C-terminal अमाइनो एसिड। यहाँ पे हमने बनाया था, जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो ये लेफ्ट एंड वाला था फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये राइट एंड वाला था जिसे हमने कहा था लास्ट अमाइनो एसिड। जो लेफ्ट एंड वाला अमाइनो एसिड होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। और जो राइट एंड वाला होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो अब हम अच्छे से एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, फिर भी यहाँ एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो हम बना लें, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आएगा R1। और दूसरा अमाइनो एसिड हम बना ले COOH H2N या NH2, और यहाँ पे हमने दूसरा R2 ले लिया। तो अब हम जब फर्स्ट अमाइनो एसिड और सेकंड अमाइनो एसिड को हम मिलाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। यहाँ से फर्स्ट अमाइनो एसिड का OH और सेकंड अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, ये दोनों मिल जाएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बना सकते हैं H2N CR1 और H, यहाँ से OH चला गया तो सिर्फ CO बचा, तो यहाँ हम CO लिख लें। इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है तो एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन बचा, तो हम यहाँ पे लिख लें NH, यहाँ पे C, यहाँ पे R2 और यहाँ पे H और COOH। और भी हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 ही जोड़े हैं। तो यहाँ पे कौन सा फ्री एंड है, NH2 वाला फ्री एंड है, यहाँ पे COOH वाला फ्री एंड है। तो यहाँ हम इसे क्या कह सकते हैं, एन टर्मिनल कह सकते हैं, एन टर्मिनल। जबकि यहाँ हम कह सकते हैं सी टर्मिनल, क्या कह सकते हैं, सी टर्मिनल। यहाँ अच्छे से हम देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकंड अमाइनो एसिड है। फर्स्ट वाले में से OH और सेकंड वाले में से हाइड्रोजन दोनों H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, तो एन टर्मिनल हो जाएगा जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे सी टर्मिनल हो जाएगा, वो राइट साइड प्रेजेंट है। जो CONH बनता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में से दोनों में से H2O निकालना है हमें, फर्स्ट में से OH, सेकंड में से H, H2O निकल जाएगा। इसी तरह से हम तीसरा जोड़ना हो तो हमें सेकंड वाले में से OH निकालना होगा और थर्ड वाले में से हमें H निकालना होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना है। तो हम लिखें अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in form of a helix, similar to a revolving staircase। जो प्रोटीन थ्रेड होता है वो रिजिड रॉड के फॉर्म में ही एक्सटेंड नहीं करता थ्रू आउट, ये दूसरे स्ट्रक्चर भी बना लेता है फोल्ड होकर। कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है, हेलिक्स बना लेता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हेलिक्स क्या है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड ही होता है, ऑलवेज ऐसा ही प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन थ्रेड होता है वो हेलिक्स का फॉर्म ले लेता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे अ प्रोटीन thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of a helix. हेलिक्स की फॉर्म में फोल्ड हो जाता है, कैसा लगता है, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसा। उसके बाद हमें लिखना है, दूसरा पॉइंट बनाकर लिखना है हमें, जैसे यहाँ पे only some proteins of the protein thread are arranged in the form of a helix. In protein right-handed helix are observed. Right-handed helix are observed. Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. Only, यहाँ पे हम देख सकते हैं only some protein of a protein thread are arranged in the form of a helix. जो प्रोटीन का थ्रेड होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हेलिक्स का फॉर्म में आ जाता है। दूसरा बताया है प्रोटीन राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व होता है, राइट हैंडेड ही हेलिक्स प्रेजेंट होता है। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन अदर फॉर्म्स, जैसे बीटा प्लेटेड शीट भी होता है, इन वॉट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बनाया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें अमाइनो एसिड जोड़ के सीधा थ्रेड जैसा सिंपल होता है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हमने बनाया है हेलिक्स, ये हेलिक्स है, और जो दूसरा है उसे हम क्या कह सकते हैं, यो बीटा प्लेटेड शीट है। क्या है, बीटा प्लेटेड शीट। तो हम लिख लें यहाँ पे जैसे बीटा यहाँ पे हम लिख लें बीटा प्लेटेड शीट। क्या है, बीटा प्लेटेड शीट है, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, और ये है बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज, लिखें द लॉन्ग प्रोटीन चेन is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the
tertiary structure. These gives us a three-dimensional view of a protein. Three-dimensional view of a protein. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर. tertiary structure is absolute necessary for the many biological activities of proteins. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करता है. कौन टर्सरी स्ट्रक्चर? तो हम देख सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट नेसेसरी है किसके अंदर? मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर. किसके अंदर? मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो हमें क्या देता है? थ्री डायमेंशनल व्यू. क्या देता है? थ्री डायमेंशनल व्यू. तो हम यहाँ देख सकते हैं द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड. द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड. जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन होती है किस में फोल्ड कर जाती है? इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल. जो हॉलो वुलन का बॉल होता है जो हमें क्या देता है? टर्सरी स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन का जो हमें थ्री डायमेंशनल व्यू देता है. और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया है. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमने बनाया है टर्सरी स्ट्रक्चर. और ये हमने बनाया है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है देख सकते हैं आप? एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स. एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स. जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होता है जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है टू और मोर देन टू. यहाँ पे क्या लिखा था? एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एग्रीगेशन ऑफ क्या होता है? टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स. एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स. एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर. उसके बाद हमें लिखना है जो एडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन होता है. एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन एडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन होता है कंसिस्ट ऑफ 4 subunits. 4 subunits. Two of these are identical to each other. Hence 2 subunit of alpha. Hence 2 subunit
of alpha type and two subunits of beta type together constitute the human hemoglobin. यहाँ पे देख सकते हैं जो टुगेदर कंस्टिट्यूट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जैसे यहाँ पे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो किसका एग्रीगेशन होता है, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड का। जो अडल्ट ह्यूमन का हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट का बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। उसमें से 2 अल्फा टाइप के सब यूनिट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और 2 बीटा टाइप के सब यूनिट होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, और वो साथ में मिलकर ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया है तो 2 अल्फ़ा टाइप होगा और 2 बीटा टाइप होगा। यहाँ पे हम बना देते हैं, जैसे ये आइडेंटिकल हो गए, हम ऐसे ही समझने के लिए बना सकते हैं, ये अल्फ़ा 1 ये अल्फ़ा 2, और यहाँ पे हम दूसरा बना लेते हैं, ये 4 सब यूनिट मिल गए तो इसको हम कह सकते हैं बीटा 1, और यहाँ हम कह सकते हैं बीटा 2। तो ये एग्रीगेशन ऑफ 4 सब यूनिट हो गया, 1 2 3 और ये 4। ये एग्रीगेशन ऑफ 4 सब यूनिट हो गए। 4 सब यूनिट साथ में मिलकर क्या बनाया है, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो 2 अल्फ़ा टाइप होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, 2 बीटा टाइप के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की क्या है, चेन है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 4 सब यूनिट प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 सब यूनिट। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ए, वो क्या है, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमने बी देखा है, वो क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स एज mentioned earlier are heteropolymers containing string of amino acids। जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम दूसरा पेन ले लें। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंटेक्स। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, 2 डायमेंशनल व्यू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें देखना है 2 डायमेंशनल व्यू, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा। उसके बाद हमें देखना है जो फिजिसिस्ट होते हैं
वो क्या करते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं, conjure up the three-dimensional view of molecular structure, while biologists describe four level. The sequence of amino acid, positional information in a protein, which is first amino acid, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, इसी तरह से. While second and so on called a primary structure of a protein. Protein as imagined as a line, the left end represented by the first amino acid, right end represented by the last amino acid. The first amino acid is called as N-terminal amino acid. Last amino acid is called C-terminal amino acid. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod की फॉर्म में नहीं होते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं. The thread is folded in form of a helix, similar to a revolving staircase. Of course, only some protein of the protein thread are arranged in the form of helix. Right-handed helix present होता है. In proteins, only right-handed helix are observed. Other regions of a protein thread folded into other form, what is called the secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to the tertiary structure. These give us a three-dimensional view of a protein. जो हमने 3-dimensional व्यू देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो प्रोटीन का 3-dimensional वाला स्ट्रक्चर बनाया था. जैसे ये हॉलो वुलन, यहाँ हॉलो होता है, ये यहाँ क्या होता है, हॉलो होता है, ये हॉलो जगह होता है. उसके बाद हम देख सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कौन हेल्प करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. उसके बाद सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट. ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करता है. तो उसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं. एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है या सब यूनिट कह सकते हैं. द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज होते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ अ स्फीयर, spheres arranged one upon each other in the form of a cube or plate, etc. is the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of a protein. Adult human hemoglobin consists of 4 subunit. 4 subunit present होते हैं, 2 identical होते हैं, 2 identical होते हैं. 2 of these are identical to each other, hence 2 subunit of alpha type and 2 subunit of बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन. क्या बनता है, ह्यूमन का हीमोग्लोबिन बनता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर भी देख लिया. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.